Hello students, I am Dr. Sarita Khandelwal, Assistant Professor Chemistry from JDB Government Girls College. स्टूडेंट, जैसा कि हम केमिकल काइनेटिक्स जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट का एक यूनिट है, फिफ्थ यूनिट है, उसकी स्टडी कर रहे थे। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्टिवेशन एनर्जी का डिटर्मिनेशन देखा था और हमने डिस्कस किया था कि एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। बच्चों, हमने जब एक्टिवेशन एनर्जी का लास्ट डिस्कशन किया था तो हमें ये फॉर्मूला मिला था। इस फॉर्मूले में रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी, ये तीनों वैल्यूज़ आपको दिख रही है। आर ऑब्वियसली रेट कांस्टेंट है, तो आप इनमें से अगर हमें कोई वैल्यू पता है और जैसे K2 निकालना है हम निकाल सकते हैं, या एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, बाकी वैल्यूज़ दे रखी है तो हम निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूले का न्यूमेरिकल दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है, यूज़ है, और जनरली इस फॉर्मूले से कई क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स मैं कहूँ तो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। बच्चों, फिज़िकल केमिस्ट्री है वो कोई थ्योरेटिकल पेपर नहीं है, ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल है, और जब तक आप इसकी थ्योरी को आप न्यूमेरिकल में अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको इसकी थ्योरी समझ में नहीं आई है। तो आपको कभी भी फिज़िकल केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर सिर्फ थ्योरेटिकल पर्पस से नहीं करना है, आपको उसको पूरी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल्स कर करके देखने हैं। अगर आप न्यूमेरिकल्स कर पा रहे हैं तो ही आप समझे कि आप उस कंसेप्ट को समझ पाए हैं। तो हम आज के इस उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और अन्य कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो हम आज न्यूमेरिकल्स थोड़े से देखते हैं जिससे कि आपको इसका कंसेप्ट और क्लियर समझ में आए कि इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ किया जा सकता है। बच्चों, ये है आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब आप देखिए इसमें क्या दे रखा है। सबसे पहले तो बता रखा है कि फर्स्ट ऑर्डर की एक रिएक्शन है, मतलब एक रिएक्शन है जिसकी काइनेटिक्स क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। अभिक्रिया का जो वेग है वो दो अलग अलग टेम्परेचर पे दे रखा है। रेट कांस्टेंट 27 डिग्री और 37 डिग्री पर। जो रेट कांस्टेंट है वो दे रखा है 1.3 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, जो कि है 27 डिग्री टेम्परेचर पर, और 37 डिग्री टेम्परेचर पर जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 2.6 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। अभिक्रिया की एक्टिवेशन एनर्जी याद करनी है, और हमें गैस कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है 8.314 जूल प्रति डिग्री प्रति मोल। ठीक है बच्चों, आपको रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो यूनिट की, मतलब जो वैल्यू है वो पद्धति के हिसाब से अलग अलग होती है। एमकेएस में अलग होती है, सीजी में अलग होती है, तो आपको उन वैल्यूज़ का आपका पता होना चाहिए। तो आपको ये इस जो न्यूमेरिकल है उसमें आपको बेसिकली क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, और आपको रिमेनिंग वैल्यूज़ दे रखी है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इस फॉर्मूले का यूज़ करके एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिख लिया जो कि है log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 R T2 माइनस T1 T2। आपको सबसे पहले क्या करना होता है, जो टेम्परेचर होता है अगर वो डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है तो उसे केल्विन में बदलना होता है। बच्चों, जो भी टेम्परेचर अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है उसे केल्विन में बदलना होता है, तो उसमें 273 हम जोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल 27 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हमें केल्विन में बदलना है तो इसमें 273 जोड़ेंगे तो मिलेगा 300 केल्विन टेम्परेचर। ये तो हो गया आपका T1। अब हम देखते हैं T2 है आपका 37 डिग्री टेम्परेचर, इसमें 273 जोड़ा तो आपका T2 आ गया 310 केल्विन। आपको R की वैल्यू दे रखी है, K1 की वैल्यू दे रखी है, K2 की वैल्यू दे रखी है। इन सभी वैल्यूज़ को अगर हम फॉर्मूले में रखते हैं, ये देखिए हमने K2 K1 की वैल्यू रख दी, और T2 T1 की वैल्यू रख दी, और R की वैल्यू रख दी। फॉर्मूले में रखते हैं तो EA की वैल्यू ये आती है, और जब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं log 2 की वैल्यू रखते हैं तो हमें फाइनली एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू किलो जूल पर मोल में कितनी मिल रही है, 53.598 किलो जूल पर मोल। बच्चों, अगर आपसे ये किलो कैलोरी में पूछा जाए तो आप 4.18 का भाग दे देंगे। आपको पता होना चाहिए कि अगर जूल को कैलोरी में बदलते हैं तो 4.18 का भाग दे देते हैं। तो जब
598 किलो जूल पर मोल को अगर हम किलो कैलोरी में बदलेंगे तो 4.18 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे आंसर आपको किलो जूल और किलो कैलोरी दोनों में दिया गया है। आपको जिसमें पूछा जाए आपको वो आंसर निकालना है। तो आपने देखा कि जो इस फॉर्मूले का यूज़ करके किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी निकाली जा सकती है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चों, इस एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि बेंजीन नाइट्रोजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन हो रहा है, मतलब वो हाइड्रोलाइसिस हो रही है पहली चीज़। और जो रिएक्शन की काइनेटिक्स है वो फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब इसने दे रखा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो हमें रेट कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। ये बोल रहा है एक्टिवेशन एनर्जी 11.9 किलो कैलोरी प्रति मोल है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो 35 डिग्री टेम्परेचर है इस पर रेट कांस्टेंट का मान याद करो। पिछले एग्जाम्पल में हमें एक्टिवेशन एनर्जी का मान याद करना था, इस एग्जाम्पल में एक्टिवेशन एनर्जी का मान दे रखा है और आपको K2 का मान याद करना है, मतलब जो हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर उस पर रेट कांस्टेंट का मान याद करना है। तो आइए देखिए कैसे ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वही आपने फॉर्मूला रख लिया, ठीक है। T1 T2 को केल्विन में निकाल लिया जो कि 298 और 308 केल्विन आता है। एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो आपको किलो कैलोरी उसमें दे रखी है, तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी जिस यूनिट में दे रखी है आर की वैल्यू भी उसी यूनिट में रखेंगे, इसलिए यहाँ पे आर की वैल्यू 1.987 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी रखी गई है। देखा बच्चों, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप है ना एक्टिवेशन एनर्जी तो आपने किलो कैलोरी में रख दी, लेकिन आर की जो यूनिट है वो आपने जूल में रख दी, तो आपका आंसर गलत आएगा। आपको यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट के अकॉर्डिंग आपको आर की वैल्यू रखनी है। तो यही इस न्यूमेरिकल का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक्टिवेशन एनर्जी किलो कैलोरी में दे रखी है तो आर की यूनिट भी किलो कैलोरी में लिखेंगे, अगर जूल में दे रखी है तो जूल में लिखेंगे, अगर जूल में पूछी गई है तो आप आर की वैल्यू जूल में रखेंगे, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आप आर की वैल्यू रखेंगे। K1 की वैल्यू दे रखी है और आपको K2 की वैल्यू निकालनी है। आपने सारी वैल्यूज़ रख दी। K2 आपको याद करना ही है। K1 एक्टिवेशन एनर्जी R, T1 और T2 की वैल्यू रख दी। इसको सॉल्व करने पर जो आया K2 का मान वो 5.37 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स आया। तो देखा आपने दो न्यूमेरिकल देखे, एक न्यूमेरिकल में एक्टिवेशन एनर्जी पूछी थी, एक न्यूमेरिकल में रेट कांस्टेंट पूछा था। और आपने ये भी देखा कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यूनिट्स के अकॉर्डिंग ही आपको वैल्यूज़ रखनी होती है, अदरवाइज आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो ये तो हो गए दोनों न्यूमेरिकल। बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल समझने के बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि आपको कोलिजन थ्योरी या एक्टिवेशन एनर्जी थ्योरी, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी है उसको समझने में आपको हेल्पफुल होंगे। उसमें से है कोलिजन नंबर एंड कोलिजन फ्रिक्वेंसी, जिसे कि हिंदी में संगठन टक्कर संख्या या संगठन आवृत्ति कहते हैं। कोलिजन नंबर एंड कोलिजन फ्रिक्वेंसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम देखते हैं कि ये क्या होता है। अब किसी भी गैस की हमने कोई निश्चित मात्रा ले ली तो किसी को गैस किसी भी ताप व दाब की परिस्थितियों में उनमें कोलिजन होती है। आपस में जो टक्करें होती हैं उन्हें हम कहते हैं कोलिजन। आपने कोई भी गैस से सैंपल ले लिया किसी ताप व दाब पर, तो उनके जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टकराते रहते हैं, तो उसे हम कोलिजन कहते हैं। और जितनी कोलिजन हो रही है उनकी संख्या को हम कोलिजन नंबर कहते हैं। सामान्य ताप व दाब पर गैस अणु की जो कोलिजन नंबर है उसका मान बहुत ज़्यादा होता है और इस संख्या के उपयोग के लिए निश्चित समय में कोलिजन की संख्या याद होना ज़रूरी है। अतः 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में इकाई समय में होने वाली टक्करों की संख्या को कोलिजन फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो आपको कोलिजन नंबर तो समझ में आ गया, जितनी टक्करें हो रही हैं उन्हें हम कोलिजन नंबर कह देते हैं। अब हम बात करते हैं कोलिजन फ्रिक्वेंसी की। कोलिजन फ्रिक्वेंसी में हम यूनिट लगा देते हैं टाइम की। तो एक यूनिट टाइम में एक यूनिट वॉल्यूम में होने वाली टक्करों की संख्या को कोलिजन फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो जैसे 1 घन सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब को हमने एक वॉल्यूम ले लिया, इसमें हम टक्कर देखेंगे और हम टाइम ले लेते हैं कि 1 सेकंड तक। तो 1 सेकंड
में 1 सेंटीमीटर क्यूब में होने वाली जो टक्करों की संख्या होती है उसे कोलिजन फ्रिक्वेंसी कहते हैं, जिसे इस फॉर्मूले से दिखाया जाता है। जेड होती है कोलिजन फ्रिक्वेंसी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2 पाई सिग्मा क्यूब। सी एवरेज होता है, सी जो है वो एवरेज वेलोसिटी, फिर है एन स्क्वायर। एन जो होता है वो नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये तो आपने देख लिया कोलिजन फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला, जहाँ पर जो सी है वो एवरेज वेलोसिटी है, एन है वो नंबर है, और ये है कोलिजन फ्रिक्वेंसी। अब आपको पता है बच्चों की कोलिजन फ्रिक्वेंसी जो होती है या कोई भी कोलिजन होती है उसमें कोई अकेला मॉलिक्यूल तो पार्टिसिपेट करता नहीं है, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं तब एक टक्कर होती है। अतः एक यूनिट वॉल्यूम और यूनिट टाइम में होने वाली टक्करों की संख्या जेड की आधी होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की आधी होगी। तो इसमें जेड में हम 2 का भाग देंगे, तो इस पूरे फॉर्मूले में जब हम 2 का भाग देंगे तो हमें ये मिलेगा। तो एक्चुअल में जो कोलिजन फ्रिक्वेंसी है उसकी जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। क्यों? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स अगर हम पर मॉलिक्यूल निकालें तो 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तब एक टक्कर होती है। तो इसलिए आपको समझ में आया 2 का भाग क्यों दिया गया, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक टक्कर करते हैं या एक कोलिजन देते हैं। अब बच्चों कोलिजन है ना वो समान प्रकार के अणु में भी हो सकती है या विभिन्न प्रकार के अणु में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ ए मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो एक तरह के मॉलिक्यूल्स ए हैं और एक तरह के मॉलिक्यूल्स बी है, अगर ए के बीच में टक्कर हो रही है तो हम बोलेंगे कि समान प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बीच में टक्कर हो रही है, और अगर ए और बी के बीच में टक्कर हो रही है तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में टक्कर हो रही है। तो अगर एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बीच में टक्कर हो रही है तो हम जेड को 1 से दिखाते हैं, और अगर 2 प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बीच में टक्कर हो रही है तो हम जेड को 1 से दिखाते हैं। तो अगर सिमिलर मॉलिक्यूल है तो जेड 1 का फॉर्मूला हो जाएगा 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन डैश स्क्वायर सी बार। तो आप देखिए जो सिग्मा है वो आणविक व्यास है, मतलब ये क्या है, डायमीटर है, मॉलिक्यूलर डायमीटर है, जिस पात्र में हम गैस से सैंपल ले रहे हैं उसका डायमीटर है। एन डैश अणु की संख्या है यूनिट वॉल्यूम में, 100 है तो 100, 200 है तो 200 यूनिट वॉल्यूम में अणु की संख्या, और जो सी बार है वो एवरेज वेलोसिटी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर समान प्रकार के मॉलिक्यूल्स में टक्कर हो रही है तो कोलिजन फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, वो ये होगा। ये बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इससे, तो इसलिए अच्छे से इसे समझिए। अब इस फॉर्मूले में हम सी बार का वैल्यू रख देंगे। सी बार की वैल्यू होती है 8RT/πm, ठीक है। आर गैस कॉन्सेंट, टी टेम्परेचर, एम मॉलिकुलर वेट। आपने Z11 में इसकी वैल्यू रख दी सी बार की, तो आपको ये फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का जो 8RT/πm है इसको और तोड़ लिया है तो 8√8/π बच गया और RT/m बच गया रूट का। तो आप इसको इससे वो करेंगे सॉल्व तो आपका ये फॉर्मूला मिलेगा Z11 का 2 सिग्मा स्क्वायर √π एन डैश स्क्वायर √RT/m। ये हो गया Z11 का फॉर्मूला, ठीक है। तो बच्चों ये Z11 का फॉर्मूला हो गया, और इसमें आप √π की भी वैल्यू रख सकते हैं, तो आपका फाइनल फार्मूला बन जाएगा 3.54 सिग्मा स्क्वायर एन डैश स्क्वायर RT/m का रूट। m क्या है, गैस का अनुभार है, t परमताप है, r गैस नियतांक है। तो अब आपसे कोई पूछे कि कोलिजन फ्रिक्वेंसी किस किस पर डिपेंड कर रही है, तो आप बता सकते हैं कि एन नंबर पर डिपेंड कर रही है, मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं फैक्टर्स, इन जो फैक्टर इनमें दिखाई दे रहे हैं उन सब पर कोलिजन फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है कि इकाई समय और इकाई आयतन में कितनी टक्करें होंगी। तो ये हो गई कोलिजन फ्रिक्वेंसी। आपको ये कोलिजन फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आगे भी काम आएगा जब आप कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे, तो इसे आप यहाँ पे समझ लेंगे तो आपको कोलिजन थ्योरी समझने में आसानी होगी। अब हम कोलिजन डायमीटर की बात करेंगे कि कोलिजन डायमीटर क्या होता है।
बच्चों, जैसा कि आपको पता है, कोलिजन के लिए दो मॉलिक्यूल्स या एटम्स पास पास आते हैं। ठीक है, वो पास आते जाएंगे, पास आते जाएंगे, लेकिन एक पॉइंट आता है कि अगर उससे भी पास उनको लाने की कोशिश की जाती है तो वो पास नहीं आते हैं, बल्कि एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक मिनिमम डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पे अगर वो पहुंच जाते हैं तब तो कोलिजन हो जाएगी। तो उस मिनिमम डिस्टेंस को हम कोलिजन डायमीटर कहते हैं। आप यहाँ देखिए, ये दो मॉलिक्यूल है, ये पास आए। अब आप देखिए कि इससे ज़्यादा ये मॉलिक्यूल पास नहीं आ सकते, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है वो रिजिड है, वो एक दूसरे में तो पेनिट्रेट कर नहीं सकते। तो ये मिनिमम डिस्टेंस है जब ये इतना क्लोज आ सकते हैं, और जैसे ही ये इतना क्लोज आएंगे इनके बीच में कोलिजन हो जाएगी। तो इनके बीच के जो सेंटर्स हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम कोलिजन डायमीटर कहते हैं। और ये डिस्टेंस जो होती है कोलिजन डायमीटर, वो उनके सेंटर्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस होती है। बच्चों, अभी कोलिजन फ्रीक्वेंसी में सिग्मा आया था ना आपका, तो वो सिग्मा जो है वो यही कोलिजन डायमीटर है। तो दोनों जब अणु टकराते हैं तो अणुओं के सेंटर के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है उसे कोलिजन डायमीटर कहते हैं, और इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट कहते हैं। जब दोनों अणुओं के केंद्र के मध्य की दूरी सिग्मा होती है, मैंने आपको जैसा बताया था अभी कि अगर सिग्मा डिस्टेंस पे वो आ गए तो कोलिजन होना तय है। और आप देख रहे हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, तो आप देख के बता सकते हैं कि दोनों जो स्फीयर हैं उनकी अगर त्रिज्या को मैं जोड़ दूं तो वो सिग्मा के बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के जस्ट पास में हैं। तो इनकी जो डिस्टेंस होगी सिग्मा, वो दोनों की त्रिज्या के बराबर होगी। तो आपको कोलिजन डायमीटर जो ऊपर आई थी टर्म, वो भी समझ में आ गई कि कोलिजन डायमीटर क्या होता है। तो बच्चों, आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखे, और हमने दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स को समझा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी और कोलिजन डायमीटर, जिनका यूज़ हम कोलिजन थ्योरी में आगे डिटेल में करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।